अब तक जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि टोटल 5 होते हैं किंगडम। तो उनमें जो पहला किंगडम होता है वो होता है मोनेरा। तो मोनेरा का जो मतलब है, मोनेरा का मतलब है बैक्टीरिया। जो पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, उसमें सारे के सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया का मतलब है एक सेल है, वही ऑर्गेनिज्म है, वही उसकी बॉडी है, उसमें उसका डाइजेशन होगा, उसमें ही उसका न्यूट्रिशन होगा, उसका हर चीज़ उसमें ही होगा। उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की बॉडी कैसी होती है, सेल कैसा होता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है, इस सेल को हम बोलते हैं प्रोकारियोट्स। इसका मतलब ये होता है नेक्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका एक्चुअली न्यूक्लियस होता नहीं है, इसका जो डीएनए मटेरियल है, ये इसके क्रोमोसोम है, डीएनए है, और ये खुले होते हैं। बैक्टीरिया के सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो इसका जो डीएनए है ये भी खुला हुआ है। जैसे ये प्लाज्मिड है, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ये सर्कुलर होता है प्लाज्मिड डीएनए। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है ये। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो 3 लेयर का सेल वॉल होता है। जो पहला लेयर होता है, जो सबसे अंदर होता है, वो क्या होता है? वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सबसे अंदर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है सेल वॉल। 3 लेयर का प्रोटेक्शन है, इसका कवरिंग है। सबसे अंदर का जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल वॉल है, और जो थर्ड और आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अब इन तीनों का अलग अलग काम है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे अंदर वाला, इसका काम है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। किन चीज़ों को अंदर आने देना है, किन चीज़ों को बाहर जाने देना है, वो इसका काम है। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन, कि ये सेल बर्स्ट ना हो जाए, फट नहीं जाए, या अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें फट नहीं जाए, घुल नहीं जाए। तो जो अंदर की चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्शन करना किसका काम है? सेल वॉल का काम है। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये 2 तरह का होता है। अगर ये सॉफ्ट है तो इसको हम बोलेंगे स्लिम लेयर, और अगर ये हार्ड है तो हम इसको बोलेंगे कैप्सूल। जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट होता है, ये इस पूरे बैक्टीरिया का जो आउटर पार्ट है इसको या तो सॉफ्ट बना सकता है या हार्ड भी बना सकता है। अगर सॉफ्ट है तो स्लिम लेयर है, और अगर वो हार्ड है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। इसके बाद आता है बैक्टीरिया में राइबोसोम। ये जो छोटे छोटे गोल गोल देख रहे हैं ये होते हैं राइबोसोम। इन सभी चीज़ों को हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया के राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। इस S का मतलब है सेवेटबर्ग्स यूनिट। सेवेटबर्ग यूनिट का मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट थे सेवेटबर्ग, उन्होंने किसी भी जो बैक्टीरिया है उसका जो राइबोसोम है उसकी डेंसिटी को नापने के लिए एक यूनिट बनाई, सेवेटबर्ग यूनिट। और इससे हम बैक्टीरिया के राइबोसोम की डेंसिटी को नापते हैं। तो जो बैक्टीरिया के राइबोसोम थे वो 70S थे, 70S। इसके बाद एक चीज़ आता है बैक्टीरिया में पॉलीजोम। ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं पॉलीजोम। पॉलीजोम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। ये और किसी किंगडम में नहीं है, किसी और एनिमल में नहीं है, किसी प्लांट में नहीं है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही होता है। और पॉलीजोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो एक थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उस पर ये बीड्स की तरह ये गोल गोल होते हैं। जैसे हम धागे में अगर बांध दे तो कैसा गोल गोल हो जाता है, वैसा होता है ये सारे राइबोसोम हैं। और एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे राइबोसोम काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजोम। और ये राइबोसोम से मिलके, बहुत सारे राइबोसोम से मिलके बना होता है। इसके बाद एक चीज़ होती है बैक्टीरिया में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
वो है ये वाला पार्ट, ये है इसका मेसोजोम। मेसोजोम, जो मेसोजोम होता है बैक्टीरिया का, इसका 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम है रेस्पिरेशन। मेसोजोम से ही रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया में। और ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है मेसोजोम। इससे रेस्पिरेशन होती है, इससे डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, और इससे ही सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन, इसका मतलब जो मेसोजोम है वो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में, और इसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम है रेस्पिरेशन, डीएनए रिप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन। ये तीनों काम मेसोजोम के हैं। इसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ये राउंड फिगर जो है ये प्लाज्मिड है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। ये जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है बैक्टीरिया का, ये इससे अलग होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये राउंड होता है, और इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जितने भी एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं उन सब में इसका यूज़ होता है एज अ वेक्टर, या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जेनेटिक लेवल पर, तो हम प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। इसका इतना दूर का पार्ट हम काट लेते हैं, उसके बाद जो कैरेक्टर हमको डीएनए में डालना होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इस वो पार्ट ऐसे वहाँ से काट के हम इसमें लगा देते हैं, और फिर इस प्लाज्मिड को हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल लेते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, या फिर अगर आप आगे जाते हैं एमबीबीएस में तब पढ़ेंगे। तो ये सब बैक्टीरिया का सेल, ये एक सेल भी है और एक पूरा बैक्टीरिया भी है, और आपको जितना पढ़ना है उसके हिसाब से इतना इनफ है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें अब हटा दी गई हैं जो पहले हमारे टाइम में हुआ करती थी, अब नहीं है। इसके अलावा बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर भी होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। जैसे जो बैक्टीरिया जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं उनके अंदर क्रोमेटोफोर होता है, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स जो राउंड राउंड एक बैग की तरह होता है, इसको हम ग्रैन्यूल बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया अपने खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए स्टोर करके रखता है, जिसका एग्जांपल है फॉस्फेट। ये है एक ग्रैन्यूल, और इसके अंदर क्या होता है फॉस्फेट या कुछ और चीज़ें इसके अंदर वो स्टोर करके रखता है। बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी होता है, जो कि ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया का, वो उसके मूवमेंट में मदद करता है, वो उसको चलने फिरने में मदद करता है। इसकी हेल्प से ये जो पूरा सेल है ये मूव करता है। ये वाला जो पार्ट इसका है यही इसका न्यूक्लियस है। हालांकि ये पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन ये है डीएनए या आरएनए, जो भी है ऐसा होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, और इसको हम नेक्ड न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब जितनी भी चीज़ें हमने बैक्टीरिया के बारे में देखी थी उनको थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, एक्चुअल में सेल वॉल जो इसका है ये 3 पार्ट में होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो क्या है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है सेल वॉल का, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद अंदर क्या है, सेल वॉल, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 तरह का है, सॉफ्ट है और हार्ड है। हार्ड है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, सॉफ्ट है तो इसको हम बोलेंगे सिलिम लेयर। ये हो गया हमारा सेल वॉल बैक्टीरिया का। इसके बाद है मेसोजोम। तो मेसोजोम का
क्या क्या काम है? 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे तो इसके और भी ज़्यादा काम है, लेकिन 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका क्या है? बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट काम है, हेल्पिंग इन डीएनए रिप्लिकेशन। और जो थर्ड काम है वो है सेल वॉल फॉर्मेशन। मेसोसोम के 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके बाद एक चीज़ होती है बैक्टीरिया में, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल से ही बैक्टीरिया क्या करता है? अपना खाना बनाता है, फूड सिंथेसिस। क्रोमेटोफोर के अंदर है क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल से खाना बनाता है किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। जहाँ भी एक चीज़ याद रखिए, जहाँ भी क्लोरोफिल है वहाँ सनलाइट से खाना बनेगा। इसके बाद एक होता है प्लाज्मिड। ये राउंड होता है, सर्कुलर होता है, ये है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का काम क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्चुअल में प्लाज्मिड डीएनए है और ये सर्कुलर होता है। सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और ये न्यूक्लियस वाले पार्ट में नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद एक चीज़ होती है पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी बड़ा। इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम है, 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 ये राइबोसोम है। तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें बीड्स की तरह बहुत सारे राइबोसोम एक धागे पर गोल गोल लगे होते हैं, ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। और जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है, राइबोसोम और बैक्टीरिया, ये 70S होता है। और ये एस क्या है? स्वेटबर्ग्स यूनिट। स्वेटबर्ग्स यूनिट। इसके बाद 3 चीज़ें और होती हैं बैक्टीरिया में, जो कि एक होती है फिम्ब्रे, और एक होती है पीलाई, और एक होता है फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला होता है, इसका काम होता है बैक्टीरिया को क्या देता है? ये मूवमेंट। जब बैक्टीरिया को मूव करना होता है वो फ्लैजेला के हेल्प से मूव करता है। पीलाई क्या होता है? पीलाई का फंक्शन अभी अननोन है, पूरी तरह से साइंटिस्ट ठीक से पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन या फिर फ्यूज़न, इसमें हेल्प करता है। और जो फिम्ब्रे है, ये बैक्टीरिया को अपनी बॉडी को होल्ड करने में मदद करता है। अगर वो बैक्टीरिया कहीं चिपकना चाहता है, जैसे किसी सेल से, ह्यूमन के अंदर है, सेल से जुड़ना चाहता है, वहाँ पे अपना खाना लेने के लिए वहाँ चिपकना चाहता है, तो उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए वो फिम्ब्रे की मदद लेता है। अब बैक्टीरिया को हमने उनके शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। मतलब जितने बैक्टीरिया थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने सारे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। 4 कौन सा था? सबसे पहले था स्फेरिकल। एक तरह का बैक्टीरिया था जो स्फेरिकल था, मतलब बिल्कुल स्फेयर के जैसा था। दूसरा कैसा था? रॉड के शेप का था, रॉड शेप। एक कैसा था? कॉमा शेप का था, कॉमा मतलब ऐसा। और एक कैसा था? स्पाइरल शेप का था। टोटल 4। तो जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया थे उनको हमने कहा कोकस। जो रॉड शेप के थे उनको हमने कहा बैसिलस। जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया थे उनको हमने कहा विब्रियो। जो स्पाइरल शेप के थे उनको हमने कहा एस्पिरिला। और कोकस का एग्जाम्पल, जैसे अब हम इन सब का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक। तो कोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। सारे बैक्टीरिया को हमने उनके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया, तो 4 तरह के बैक्टीरिया निकले। स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप और स्पाइरल। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हमने कहा कोकस, रॉड शेप को कहा बैसिलस, कॉमा को कहा विब्रियो और स्पाइरल को कहा स्पाइरिला।
कोकस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस का है लैक्टोबैसिलस, वाइब्रियो का है विब्रियो को हम विब्रियो ही बोलते हैं। विब्रियो एक तरह का बैक्टीरिया, जैसे विब्रियो कॉलेरा, तो वो एक बैक्टीरिया ही है। और स्पाइरल शेप का कौन सा बैक्टीरिया है? एच पाइलोरी। अगर किसी को कभी पेट में प्रॉब्लम हुई हो तो उसने नाम सुना होगा। एच पाइलोरी क्या होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस के भी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जो अपना खाना दूसरे से लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इनमें भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब ये ऑटोट्रॉफ तो है लेकिन ये अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाता है। एक दूसरा होता है कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब ये भी ऑटोट्रॉफ है लेकिन ये अपना खाना सनलाइट की मदद से नहीं बनाता है, ये अपना खाना केमिकल से बनाता है, जैसे नाइट्रोजन है या ग्लाइकोजन है, इन चीज़ों से ये अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट से बनाएगा, कीमोसिंथेटिक मतलब दूसरे केमिकल से बनाएगा। और ये दोनों ऑटोट्रॉफ है, दोनों में अपना खाना ये लोग खुद बनाते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक है ये पैरासाइटिक हो सकता है। इसके कई तरह के टाइप्स हैं, या तो पैरासाइटिक्स हो सकता है या फिर कैप्रोफाइलस हो सकता है, जो कि डेड चीज़ें होती हैं, डिकेइंग चीज़, जो चीज़ें सड़ रही होती हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया होता है, वो कैप्रोफाइलस होता है, पैरासाइटिक है। या फिर सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, सैप्रोफाइट्स। बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने दो और तरीके से डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने सारे बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटा। एक था आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, और दूसरा था यू बैक्टीरिया। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं क्या है। जो आर्के बैक्टीरिया है इसको हम ओल्ड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है, ये बहुत हार्श कंडीशन में रहता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल का मतलब है ये कहाँ रहता है? हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग में, या कोई बहुत एसिडिक मीडियम है वहाँ पे रहता है। एक होता है हेलोफाइल्स। आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप कैसा है? हेलोफाइल्स है, जो कि बहुत सॉल्टी कंडीशन में रहता है। और एक होता है मिथेनोजेंस, ये भी एक आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप है, मिथेनोजेंस। और ये कहाँ होता है? ये होता है मार्शी एरिया में, मार्शी एरिया में, और कैटिल के स्टोमक में, कैटिल स्टोमक। जो कैटिल होते हैं, काउज है, गोट है, उनके पेट में ये होता है मिथेनोजन, और मार्शी एरियाज में होता है। और ये आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे है? ये हर सिचुएशन में सर्वाइव करता है, ये कभी जल्दी मरता नहीं है, बहुत हार्श सिचुएशन में भी जिंदा रहता है। उसकी वजह है इसका अलग तरह का सेल वॉल। जो सेल वॉल है यही उसको प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से ये हर तरह के सिचुएशन में ज़िंदा रहता है, सेल वॉल। इसके बाद एक कैटेगरी है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। एक तो है साइनोबैक्टीरिया, एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेट्रोट्रॉफिक, और एक है माइकोप्लाज्मा। यू बैक्टीरिया में चार चीज़ें हैं: साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। एक एक करके मैं ये सब बता देता हूँ। एक कैटेगरी जो दूसरी थी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब है
ट्रू बैक्टीरिया। और ट्रू बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन अलगा भी बोलते हैं। और ये एक फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, जिसमें बीच बीच में एक सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट जो सेल है इनके बीच बीच में होता है, इस सेल की वजह से ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से अच्छा फसल उगता है। और जितनी भी ब्लू ग्रीन अलगा है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सब फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से, इसलिए हम उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्लोरोफिल ए टाइप का क्लोरोफिल जो है वो इनके अंदर होता है। ये जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक सेल में भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, बहुत सारे एक साथ झुंड बना के रह रहे हैं, या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इस टाइप का ये फिलामेंटस है। और इसकी चारों तरफ एक लेयर होती है, एक शीट होता है, जिसको हम बोलते हैं जिलेटिनस शीट। जो साइनोबैक्टीरिया है, इनका दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमेशा पूछा जाता है। वो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन सा है? नॉस्टॉक और एनाबेना। ये दो एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगा है, एक तो नॉस्टॉक होता है और एक एनाबीना होता है। इसके बाद एक कैटेगरी होती है जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। मतलब ये वाले भी जो बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया है, और ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये अपना खाना सनलाइट से नहीं बनाते हैं, ये अपना खाना नाइट्राइट से बनाते हैं। नाइट्राइट से, ये आई है, या फिर नाइट्रेट से, या फिर फॉस्फेट से। इन चीज़ों का ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन करते हैं। इन चीज़ों का ये ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे इनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, एटीपी, और इससे ही वो बैक्टीरिया ज़िंदा रहते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एक और काम में बहुत मदद करते हैं, जो कि है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, सल्फर या फॉस्फोरस का रिसाइकलिंग होता है, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, इन तीनों का जो भी रिसाइकलिंग होता है एटमॉस्फेयर में, वो इनकी मदद से होता है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, यही इसका रिसाइकलिंग करते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस का। एक और टाइप का यू बैक्टीरिया है जो कि है हेटेरोट्रॉफिक। वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, वो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जानना इसका ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ही होती हैं। जैसे कि जो डिजीज़ेज़ हैं, तो जितनी डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया से इंसान को, उनमें सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती है वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से ही होती है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें सड़ रही होती हैं, उनको डिकम्पोज कौन करता है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं, जो उनको तोड़ते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि कर्ड बनाने में, जो हम दही बनाते हैं कर्ड, वो जो जिस बैक्टीरिया की मदद से बनता है वो कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। या फिर एंटीबायोटिक, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ये एंटीबायोटिक जो बनाते हैं हम, ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की मदद से बनता है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एक प्रोसेस होती है लेज्यूम्स वाले प्लांट्स में,
वो भी किसकी मदद से होती है? हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की मदद से होती है। वो प्लांट के रूट में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, जो इंसानों में होती हैं। उनमें से हम कुछ देखते हैं, जैसे कि टाइफाइड, जो बहुत ऐसे होती तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, सैकड़ों होती हैं, लेकिन हम कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो लेते हैं। टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, एक जो टीबी होता है, इंसान को खांसी वाली जो टीबी होती है, वो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया से ही होती है। आगे जाके हम इन सब का नाम भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, जब जिस चैप्टर में आएगा डिजीज़ वाले चैप्टर में तब पढ़ेंगे। इसके अलावा डिसेंट्री भी होती है और पेट में अल्सर भी होते हैं, अल्सर इन गट, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो एच पाइलोरी होता है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा लिप्रोसी होती है, जो कि पहले बहुत होती थी इंडिया में, अब बहुत कम हो गई है। लिप्रोसी बैक्टीरिया से होती है। इसके अलावा एक डिजीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो होता है ये बैक्टीरिया से ही होता है। और भी होते हैं, प्लेग होते हैं। ये जो प्लेग एक डिजीज़ है, पहले बहुत फैलती थी, अब तो बहुत कम हो गई ये डिजीज़, लेकिन पहले के ज़माने में इससे हज़ारों लाखों लोग मर जाया करते थे। ये डिजीज़ भी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया से होती है। इसके अलावा और भी कुछ डिजीज़ होती हैं, लेकिन इतना जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिसेंट्री, अल्सर इन गट, लिप्रोसी, डिप्थीरिया और प्लेग। इनमें भी कुछ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। टाइफाइड दिया है, कॉलरा दिया है, ट्यूबरक्लोसिस दिया है, डिप्थीरिया दिया है और लिप्रोसी भी दिया है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एक तो होता है फिजन, और ये कैसा प्रोसेस है? एसेक्सुअल। एक तो ये प्रोसेस हो गया, फिजन होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स। और ये स्पोर्स कब बनते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब बैक्टीरिया को लगता है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसका सिचुएशन अच्छा नहीं है, उसके रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है, उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं? वो स्पोर बनाते हैं, जिससे बाद में वो स्पोर डिस्पर्स हो जाता है। जब उनको अच्छी कंडीशन मिलती है तो वापस वो फट जाता है, उनके अंदर से बैक्टीरिया निकलने लगते हैं। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे होता है रिप्रोडक्शन? स्पोर से होता है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और ये कैसे होता है? जो उनका डीएनए है उसको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय एन स्पेशल मैकेनिज्म। अब जितने भी हमने बैक्टीरिया देखे थे उनमें एक लास्ट कैटेगरी थी बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है ये भी एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया बाकी सारे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल। और इसीलिए ये बैक्टीरिया बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि हमने जितनी भी दवाई बनाई है वो दवाई बैक्टीरिया को मारती कैसे? उनके सेल वॉल को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उनका सेल फट जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन ये वाला जो बैक्टीरिया है इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, तो इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है, और ये बहुत बहुत दिन तक ह्यूमन बीइंग के अंदर रहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टीबी। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो एक तरह का माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ही है, माइकोबैक्टीरियम। इसमें सेल वॉल नहीं होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। जितनी भी बैक्टीरिया है, ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, उनमें अगर सबसे छोटे चीज़ की लिस्ट निकालें तो उनमें से एक ये भी होगा। ये बहुत छोटा होता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है ये। हालांकि ये वायरस से बड़ा होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। इसका साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। हालांकि साइज़ अब एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, अब उन्होंने हटा दिया है। पहले ये साइज़ दिया होता था एनसीईआरटी में, और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं PPLO। अब ये टर्म भी एनसीईआरटी से हटा दिया है, तो एनसीईआरटी से हटा दिया है तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये साइज़ भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी है
वो कहीं पूछी जाती है नहीं, तो जानने का फ़ायदा नहीं है। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट हो गया। जिस किसी स्टूडेंट को भी नोट्स चाहिए या फिर चार्ट चाहिए जो फिर दीवार पे चिपका देते हैं चार्ट याद करने के लिए, वो मुझे कमेंट में मैसेज करें, फिर मैं देखता हूँ मैं उनको कैसे भेजूँगा। नोट्स और चार्ट्स, इसके लिए जिसको चाहिए वो मुझे बता सकता है, फिर हम मेल कर देंगे या फिर पीडीएफ किसी तरह और तरीके से भेज देंगे। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होती है, जैसे कि कॉलेरा, और इसका पैथोजन क्या है, विब्रियो कॉलेरा। सेकंड एग्जांपल है डिप्थेरिया, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। इससे होता है डिप्थेरिया, जिसको हम हिंदी में गलघोंटू भी बोलते हैं। ये पुरानी एनसीईआरटी में था, अब हटा दिया है। एक और एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये इंडिया में बहुत प्रीवेलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। अगर वैक्सीन नहीं ली जाए तो ये हर इंसान को हो सकता है, हर दूसरे इंसान को हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं टेटनस। और ये किससे होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम जीनस की बैक्टीरिया होते हैं, उनसे होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इनसे होता है टेटनस। एक और डिजीज़ होती है लाइम डिजीज़, इसको बोलते हैं लाइम डिजीज़, जो होता है बोरेलिया से। बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी से क्या होता है, लाइम डिजीज़। फिर एक डिजीज़ होती है गोनोरिया, ये भी बहुत कॉमन है। ये होती है नाइसेरिया गोनोरिया से। नाइसेरिया जीनस है और इसका स्पेसीज है गोनोरिया। नाइसेरिया गोनोरिया से क्या होता है, गोनोरिया। एक डिजीज़ होती है साइफिलिस, साइफिलिस भी बैक्टीरिया से होती है, और ये जो बैक्टीरिया से होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोनेमा पैलिडम। ट्रोपोनेमा पैलिडम से होता है साइफिलिस। एक और डिजीज़ है जो बहुत ही कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टाइफाइड, जिसमें बहुत हाई फीवर होता है और स्टमक में इन्फ्लेमेशन होता है। टाइफाइड किससे होता है, ये साल्मोनेला ग्रुप बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफे, इससे होता है। इसके नाम से टाइफे से ही बना है टाइफाइड। एक डिजीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स में होता है। ये बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, एक बार हो जाए तो जल्दी छूटता नहीं है, और बहुत बहुत दिनों तक इंसान को खांसी होती रहती है, और इसकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लंग्स का इन्फेक्शन होता है, लंग्स का जो एपिकल पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, उसमें कहीं पे ये बैक्टीरिया छुप जाता है और बहुत दिन तक अपने आप को फैलाता रहता है। काफ़ी दिनों के बाद ये बहुत सारा एरिया को जब कवर कर लेता है, डैमेज कर देता है, तब जाके इंसान को पता चलता है कि अच्छा अब तो टीबी हो गया है। और ये होता किससे है, ये माइकोबैक्टीरियम ग्रुप का बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया में, जो माइकोबैक्टीरियम है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें ख़ास बात ये भी है कि ये बैक्टीरिया जो है, ये लास्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी, ये माइकोबैक्टीरियम कैटेगरी का है, तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है साइज़ में बहुत छोटा होता है, और चूँकि इनमें सेल वॉल नहीं है तो इनमें बहुत सारी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को डैमेज करके बैक्टीरिया को मारती हैं, वो एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करती है। इसलिए किसी भी माइकोबैक्टीरियम को बॉडी से ख़त्म करना ये बहुत मुश्किल काम होता है, काफ़ी दिनों तक एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, तब जाके ठीक होता है, वरना जल्दी ठीक नहीं होता। एक और डिजीज़ होती है लेप्रोसी, जो कि बैक्टीरिया से होती है, लेप्रोसी, और ये भी माइकोबैक्टीरियम से ही होती है।
और इसीलिए लेप्रोसी भी जब किसी को हो जाती है तो जल्दी कुष्ठ रोग जल्दी छूटता नहीं है, क्योंकि ये भी माइकोबैक्टीरियम से होता है। और ये जल्दी छूटता ही नहीं क्योंकि ये बैक्टीरिया जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि इसका सेल वॉल नहीं होता है। और ये जिस स्पेशीज से होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये इसका जीनस है इस ग्रुप का, और ये लेप्रा इसका स्पेसिफिक। एक और डिजीज़ होती है बैक्टीरिया से, इसको हम बोलते हैं परटूसिस। और ये किससे होती है? ये होती है बॉर्डेटेला परटूसिस। इसके भी बैक्टीरिया के नाम से ही ये आया है। ये जीनस है और ये स्पेसीज है बॉर्डेटेला परटूसिस। एक और डिजीज़ होती है बैक्टीरिया से जिसको हम बोलते हैं प्लेग, और ये होता है यर्सीनिया से, यर्सीनिया पेस्टिस। ये यर्सीनिया ग्रुप का एक बैक्टीरिया होता है जिससे क्या होता है, प्लेग होता है। और ये बहुत ही महामारी की तरह फैलता है। पहले के ज़माने में लाखों लाखों लोग मर जाया करते थे इस प्लेग से, ये इतने ज़्यादा फैलता था। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अब तो ये बहुत कम हो गया है क्योंकि इस पे कंट्रोल कर लिया हमने, लेकिन ये डिजीज़ बहुत डेंजर है और ये इस यर्सीनिया पेस्टिस से होती है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ थी जो बैक्टीरिया से होती है या फिर जो हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में या फिर MBBS में, उतनी मैंने बता दी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा हम वीडियो में बाद में ऐड करते जाएंगे या फिर नोट्स में ऐड करते जाएंगे। अभी के लिए इतना इनफ है। यही सारी वो मेन डिजीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। ये पूरी लिस्ट वो इम्पोर्टेंट है।